दोस्तों, ईरान की टॉप डेलीगेशन अब स्विट्जरलैंड से रवाना हो चुकी है। ईरानी स्टेट मीडिया के मुताबिक लगभग 18 घंटे चली इस लंबी मीटिंग के बाद ईरान के सीनियर नेगोशिएटर्स अब्बास अराक्ची और पार्लियामेंट स्पीकर गालिबफ अब स्विट्जरलैंड से तेहरान के लिए रवाना हो चुके हैं। तो क्या ईरान और अमेरिका किसी बड़े एग्रीमेंट की तरफ बढ़ चुका है? समझिए इस बात को, ऐसा है भी और नहीं भी। अभी भी ईरान की टेक्निकल टीम स्विट्जरलैंड के अंदर मौजूद है। ईरान की सिर्फ टॉप डेलीगेशन ने ही मीटिंग को छोड़ा है, लेकिन अभी भी टेक्निकल टीम फुल कॉन्फिडेंस के साथ नेगोशिएट कर रही है। ईरान की तरफ से पॉइंट्स न्यूक्लियर एनर्जी, इकोनॉमिक, ये सारे के सारे अभी भी बातचीत के अंदर मौजूद हैं। कतर और पाकिस्तान, जो कि इस पूरे नेगोशिएशन प्रोसेस में मीडिएटर का रोल निभा रहे हैं, उन्होंने भी जॉइंट स्टेटमेंट जारी करी है। कतर और पाकिस्तान का कहना है कि नेगोशिएशन को अच्छी तरीके से देखरेख करने के लिए एक नई कमेटी बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि दोनों साइड ने फाइनल एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए 60 दिनों का एक रोड मैप भी एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों, अभी भी 60 दिन लगेंगे इस पूरी डील को फाइनलाइज करने के लिए। इसके अंदर सारी चीजें देखी जाएंगी। इसके लिए एक रोड मैप कतर और पाकिस्तान ने यूएस और ईरान को दिया था, एक प्रपोजल दिया था, एक रोड मैप दिया था। उसके अंदर यूएस ने और ईरान ने दोनों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरी खबर है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को एक बार फिर से धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज यानी हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना बंद नहीं करा तो पिछली बार से ज्यादा तगड़ा हमला इस बार ईरान को झेलना पड़ेगा। वहीं ईरान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि क्या लगता है अमेरिका को हम उनकी धमकियों से डरते हैं? अगर ऐसा है तो वो आजमा के देख लें, हमारी फौज उन्हें पूरा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसा कहना है ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गालिबफ। ये वही गालिबफ हैं दोस्तों जो अभी ईरान की डेलीगेशन के साथ गए थे स्विट्जरलैंड के अंदर डील कराने के लिए। तो वहां से वापस आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये धमकी दी तो इसका जवाब गालिबफ ने ऐसे दिया। दोस्तों, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप खिसिया रहा है, दूसरी तरफ नेतन्याहू का भी ऐसे ही कुछ बयान आ रहे हैं। जेरूसलम इंटरनेशनल पॉलिसी समिट में नेतन्याहू ने कहा कि जो रिसेंटली इजराइल ने ईरान पर हमले करे हैं, अगर ये एक आध साल डिले हो जाते तो ईरान फिर से अपना न्यूक्लियर वेपन बना लेता। वही फिर लोगों को गुमराह करने की बातें, क्योंकि नेतन्याहू, आप लोगों को पता है दोस्तों, कई सालों से ये बात बोलता आ रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब है। ये सेम बातें ये दोबारा बोलने लगा है। दोस्तों, ये सारी बातें खोखली हैं। ये सारी बातें अपनी कुर्सी बचाने के लिए बार बार नेतन्याहू चीख चीख के बोले जा रहा है। इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। और ईरान ने भी इसका फौरन रिप्लाई करते हुए बोला कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ पीसफुली और एनर्जी गैदरिंग के लिए ही है। वो अपने लिए परमाणु हथियार नहीं बना रहा, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ अली खामनेई साहब का फतवा भी था। और साथ में उसने ये भी कहा कि इजराइल की मिलिट्री ने ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक को घुटनों पर लाके छोड़ दिया है। मतलब एक रास्ता खोल दिया है उसने कि किस तरीके से ईरान को भेजा जा सकता है। ये सब बातें दोस्तों खोखली हैं। अब ये रास्ता ईरान के लिए खुला है या नेतन्याहू के लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि दोस्तों, नेतन्याहू के खुद के मंत्री अब बगावत पर उतर चुके हैं। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि किस तरीके से अमेरिका ने इजराइल को पीछे रखकर, बैकफुट पर रखकर ये डील साइन भी कर दी। और इस डील के अंदर इजराइल का नाम तक शामिल नहीं है। सिर्फ ये कहा गया है कि लेबनान के ऊपर हर तरीके की जंग बंद की जाएगी। साफ नजर आ रहा है दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जीत की स्टेटमेंट और रीजनल टेंशन को बढ़ाने के लिए ऐसे उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहा है। क्योंकि दोस्तों, सबको पता है जीत किसकी हुई है। ईरान की किस तरीके से रीजनल पावर बढ़ी है और इजराइल की और अमेरिका की किस तरीके से रीजनल पावर घटी है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आई कि इजराइल सिर्फ और सिर्फ अब बहाने बना रहे अपनी हार को छुपाने के लिए। इन सारी बातों से दोस्तों, इजराइल इतना ज्यादा बौखला गया है कि उसने फिर से एक बार गाजा में बम गिराना शुरू कर दिए हैं। गाजा में रिमल स्ट्रीट पर इजराइल ने ड्रोन स्ट्राइक करी, जिसके अंदर एक हाई स्कूल की लड़की जो कि एग्जाम देने जा रही थी, उसकी मौत हो गई। साथ ही साथ दोस्तों, आसपास के लोग घायल भी हो गए। दोस्तों, ये एक रेजिडेंशियल एरिया था। यहाँ पर कोई हमास का लीडर नहीं था, कोई यहाँ पर हमास का कैंप नहीं था। लेकिन फिर भी जानते हुए इजराइल ने इस स्ट्रीट पर हमला करा और यहाँ पर एक लड़की की जान चली गई। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट अभी अभी सामने आया है जेडी वेंस की तरफ से, अमेरिका के उपराष्ट्रपति। इन्होंने कहा कि ईरान के साथ पहली टॉक राउंड काफ़ी अच्छा रहा और साथ ही में इन्होंने ईरान के जो एसेट्स फ्रीज हुए थे उनको अनफ्रीज करने की भी बात करी है। लेकिन ये दोस्तों बात कुछ ट्विस्टेड है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ईरान का जो पैसा रुका हुआ है अमेरिका के पास, वो ईरान को डायरेक्टली नहीं मिलेगा, वो अमेरिका के अंदर ही जाएगा, अमेरिका के गेहूं और अमेरिका के भुट्टे यानी कॉर्न खरीदने में। उसके बाद वो सामान ईरान की तरफ जाएगा। ईरान का पैसा ईरान को डायरेक्टली नहीं मिलेगा, उन्हें सामान खरीदना पड़ेगा यूएस से। ये बात जेरेड कुश्नर ने रखी है
और जेडी वेंस ने इसको मीडिया में बताया। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ईरान इस बात पर एग्री करेगा, क्योंकि ईरान को अपना डायरेक्ट फंड चाहिए, ना कि इस तरीके से उल्टे सीधी चीजें, क्योंकि अमेरिका का गेहूं बिकेगा, अमेरिका का ही भुट्टा बिकेगा, तो ईरान को फायदा क्या होगा। जेडी वेंस का कहना है कि अगर हम पैसे उन्हें सीधा देते हैं तो ये सारे पैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज में लगा देंगे, जो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जेरेड कुशनर को भी पता है और जेडी वेंस को भी पता है कि ईरान के जो एसेट्स उन्होंने फ्रीज कर रखे हैं वो काफ़ी हाई वैल्यूबल है, उनकी काफ़ी अच्छी खासी कीमत है। तो मार्केट में ईरान अपने डेवलपमेंट में भी लगा सकता है, अपने मिलिट्री एक्सपेंशन में भी लगा सकता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये उल्टे सीधे आइडियाज़ के साथ जेरेड कुशनर आ रहा है। ईरान इस चीज़ पर दोस्तों कभी भी एग्री नहीं करेगा, वो डायरेक्ट यूएसए से अपना फंड ही लेगा। जेडी वेंस ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल चुका है और वो लेबनान के साथ, मतलब यूएस लेबनान के साथ कोऑर्डिनेशन में भी रहेगा और आगे बातचीत चलती रहेगी। आज की खबर में दोस्तों यही कुछ था। मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।